हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर एनसीईआरटी के जो भी ऑब्जेक्टिव वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम्स आईआईटी नीट वगैरह के लिए। इसके साथ ही मैं आपको एवोल्यूशन को किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से समझना है, ये भी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेचर में अगर कोई भी चीज देखते हैं, जैसे किसी चिड़िया का गाना गाना, तो हमारे मन में दो तरह के मेजरली क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, यानी हाउ और व्हाई। हाउ का अगर आंसर आप ढूंढने जाएंगे तो ठीक है, वोकल कोर्ड्स उसके इस तरह से खुलते हैं, या फिर मोर के अंदर उसके फेदर्स के मसल्स इस तरह से खुलते हैं, या फिर अगर कोई चीता दौड़ रहा है तो वो इस तरह से दौड़ रहा है, उसके मसल्स ऐसे ट्विच कर रहे हैं वगैरह। वाई क्वेश्चन आता है कि क्यों आखिर ये ऑर्गेनिज्म इस तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी एनर्जी बेकार में तो वेस्ट करना नहीं चाहेगा। कोयल रैंडमली तो नहीं गाएगी, मोर रैंडमली अपने विंग्स तो नहीं फैलाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए वाई क्वेश्चंस का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज इंटरैक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। आपने पढ़ा है मेजरली 4 तरह के स्फीयर्स होते हैं हमारे अर्थ पे। बायोस्फीयर किस तरह से अपने आसपास इंटरैक्ट, बायोस्फीयर के अंदर किस तरह से ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं एबायोटिक फैक्टर से, वो इकोलॉजी देखता है। इसके साथ ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये भी इकोलॉजी देखने की कोशिश करता है। ठीक है, बेसिकली 4 लेवल्स पर डिवाइड होते हैं ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज और बायोम्स। हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत इसमें आगे करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है, सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कंपीट करता है और इंटरब्रीड करके एक इंटरब्रीड कर सकता है। लेकिन इंटरब्रीडिंग का मतलब जनरली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सोचते हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को भी लेते हैं जो ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन काफी सिमिलर होते हैं। जैसे आप सोचो, एक हनी बी के कॉलोनी में जो मेल बीज होते हैं, या मेल बीज जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बने होते, फिर भी हम लोग उन्हें उसी पॉपुलेशन का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट। एक इंडिविजुअल के अंदर सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए रहता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके साथ ही खत्म हो जाते हैं। एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशन के कारण सिलेक्शन आता है। डार्विन ने जो सारी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें अप्लाई होती हैं। फाइन, इंडिविजुअल में हैव बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, बट पॉपुलेशन में इंडिविजुअल में हैव बर्थ एंड डेथ्स, बट पॉपुलेशन में बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स होती हैं। ये चीज आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक पॉपुलेशन लेवल पर बात करते हैं तो किस तरह से बर्थ रेट की बात होती है, पर 100 के कैपिटा पर कितना बर्थ हो रहा है, या पर 1000 पे कितना बर्थ हो रहा है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। फाइन, एक और इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है सेक्स रेशियो, कितने मेल टू फीमेल है उस पॉपुलेशन में। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज है उस पॉपुलेशन में एज वेरिएशन कैसा है, इसके लिए हम लोग एक एज पिरामिड बनाते हैं। शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन को। अब देखो, यहाँ पर बेसिकली हम लोग 3 तरह के पॉपुलेशन पिरामिड्स या एज पिरामिड्स देख सकते हैं। सबसे पहला वो जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव मेंबर्स की जो नंबर है वो ज्यादा हो रिप्रोडक्टिव के मेंबर से, जो ज्यादा हो पोस्ट रिप्रोडक्टिव के मेंबर से। तो बेसिकली जब ये पॉपुलेशन यहाँ आएगी तो एक ब्रोडर नंबर ऑफ पीपल होंगे जो मोर बेबीज प्रोड्यूस करेंगे और इसीलिए पॉपुलेशन ग्रो करती रहेगी। दूसरा हो सकता है कि जो रिप्रोडक्टिव एज में पीपल है उतने ही प्री रिप्रोडक्टिव एज में है और वो सिमिलरली रिप्लेस कर देंगे 1 by 1 करके लोगों को, और उनके उतने ही बेबीज होंगे और उस तरह से वो पॉपुलेशन एक स्टेबल फॉर्म में रहेगी। इसके एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हो यूरोप के कुछ कंट्रीज के पॉपुलेशन या ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन, उस तरह की चीज एक्सपैंडिंग में, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन या चाइना की पॉपुलेशन कुछ सालों पहले तक। तीसरी है डिक्लाइनिंग, जिसमें नंबर ऑफ पीपल इन प्री रिप्रोडक्टिव एज एक्चुअली कम है नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज से। तो जब ये लोग बूढ़े होंगे तो इनको रिप्लेस करने के लिए इनफ लोग नहीं होंगे, इसलिए पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। ये चीज आप देख सकते हो जापान के केस में, जहां पर पॉपुलेशन एक्चुअली डिक्लाइन कर रही है काफी समय से। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हम लोग करते हैं कि न सिर्फ हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, बल्कि ये भी कि वो कितने एरिया में स्प्रेड है, वो कितने रिसोर्सेज पर कैप्चर करके रखे हैं। वो सारी चीजें पॉपुलेशन डेंसिटी के फॉर्म में आती हैं और वो कंपेयर करना एक बेटर मेट्रिक होता है पॉपुलेशन को देखने का। ठीक है, द परसेंट कवर और बायोमास इज अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज, जैसा मैंने अभी आपको बोला। ठीक है, पॉपुलेशन गिनने के लिए बस
एब्सोल्यूट नंबर्स हर बार जरूरी नहीं होते। जैसे अगर आप किसी एनिमल का सेंसस करने जाओ तो हो सकता है वो एनिमल आपको ना दिखे, हो सकता है वो एक नॉक्टर्नल एनिमल हो तो उसको काउंट करना मुश्किल हो, या वो एक कार्निवोर हो, और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में अगर आप उसे काउंट करने जाएंगे तो वो डेंजरस हो सकता है। इसीलिए हम लोग उनके इनडायरेक्ट सोर्सेज जैसे इनडायरेक्ट सोर्सेज जैसे फीकल पेलेट्स, पग मार्क्स, इन तरह की चीजें यूज करते हैं पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई या न्यूमरेट करने के लिए। फाइन। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर बात करें तो इसमें 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं: नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। नेटालिटी बेसिकली कितने बर्थ हो रहे हैं पॉपुलेशन में, उसको ऐड करने के लिए। मोर्टालिटी कितने डेथ्स हो रहे हैं। इमिग्रेशन कितने इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के बाहर से आपके हैबिटेट में आ रहे हैं। और इमिग्रेशन आपके हैबिटेट से बाहर कितने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं नेटालिटी और इमिग्रेशन पॉपुलेशन को बढ़ाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पीपल ऐड हो रहे हैं या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज ऐड हो रहे हैं, जबकि मोर्टालिटी और इमिग्रेशन उसे कम करेगा। फाइन, यही चीज यहां पर लिखी भी हुई है। ठीक है, इस तरह से आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है कि लेट्स से एक टाइम पे एनटी थी पॉपुलेशन, उसमें जितने बर्थ्स होंगे, उसमें जितने इमिग्रेशन होगी उसके अंदर हैबिटेट के, वो ऐड हो जाएगा, और जितने भी डेथ्स और एमिग्रेशन होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जाकर आपको नेक्स्ट टाइम फ्रेम के पॉपुलेशन NT+1 मिलेगा। फाइन। अब हम लोग पॉपुलेशन किस तरह से चेंज होगा इसके लिए कुछ ग्रोथ मॉडल्स डिफाइन करते हैं। ग्रोथ मॉडल्स कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर है वो ये है। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब देखो, अगर डार्विन क्या कहते थे बेसिकली कि अगर एक पॉपुलेशन को आप पूरी तरह से खुली छूट दे दो, माने उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एरिया है एक्सपैंड करने का, तो वो तो एक्सपैंड करते ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो सबसे पहले उसी की बात करते हैं। वो एक्सपैंड करते ही रहेगा। ये एक्सपेंशन बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरह होता है। आपने अगर मैथ्स लिया होगा तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व कुछ ऐसा दिखता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म मान लो 2 बनाए, 2 के 4 बने, 4 के 8 बने, या एक ऑर्गेनिज्म 3 बनाए, 3 के 9 बने, 9 के 27 बने। बेसिकली ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज हो रहा है। हर बार वो पावर के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। एक्सपोनेंट बेसिकली पावर को कहा जाता है। फाइन, वही चीज यहां पर दिया है। ये एक इक्वेशन है, dN/dt इज इक्वल टू बर्थ्स माइनस डेथ्स। बेसिकली जब हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं या पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स के बारे में बात करते हैं या ग्रोथ मॉडल्स के, तो हम लोग इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को हटा देते हैं क्योंकि जनरली वो फैक्टर में नहीं आते। हो सकता है कुछ स्पेशल सिनेरियो हो, जैसे एक नया हैबिटेट कैप्चर करना हो, तो वहां पर इमिग्रेशन इज फाइन। बट मोस्टली अगर पॉपुलेशन डायनेमिक की बात करें एक आइसोलेटेड हैबिटेट में, तो वो बर्थ और डेथ पर ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग फैक्टर में लेते हुए इसको n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बर्थ रेट इनटू नंबर और डेथ रेट इनटू नंबर, जैसा हमने पहले भी बात की। फाइन, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप इसे इधर ले जा सकते हो, दोनों तरफ अगर आप इसे नीचे ले आओ, n एक तरफ और t एक तरफ। इसे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा ln इज इक्वल टू b माइनस डी टी। अब हम लोग b माइनस डी को एक नया वेरिएबल ले सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं r। R is basically intrinsic rate of natural increase। intrinsic rate क्यों? क्योंकि ये बस बर्थ और डेथ ले रहा है, इमिग्रेशन एमिग्रेशन के स्पेशल इवेंट्स को नहीं ले रहा, इसीलिए हम लोग इसे इंट्रिंसिक रेट कहते हैं। ठीक है, ये ln को जब हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये बेसिकली e टू द पावर RT इंटू, यहाँ पे अगर प्लस c है, कोई सर्टेन नंबर आ जाएगा जिसे हम लोग A0 या N0 कहते हैं, इनिशियल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। वही चीज यहाँ है, NT इज इक्वल टू N0 e टू द पावर RT। बेसिकली पॉपुलेशन कर्व इस तरह से बढ़ रहा है। हाउएवर, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है। एक स्टोरी है बहुत फेमस की किंग को कहा गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस तरह से होता है, बेसिकली वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किंग को कहा गया कि अगर वो मैच हार जाता है चेस का, तो वो चेस के हर पीस पर एक ग्रेन ऑफ राइस फर्स्ट चेस बोर्ड के पहले स्क्वायर पे 1 ग्रेन ऑफ राइस रखेगा, दूसरे पे 2, और इस तरह से 2 टू द पावर 64 ग्रेन्स ऑफ राइस रखेगा। जब तक वो 32 तक पहुंचा तब उसे रियलाइज हो गया कि उसके पूरे किंगडम का व्हीट या राइस खत्म हो जाएगा और वो पूरे चेस बोर्ड को नहीं भर पाएगा। तो बेसिकली वही आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सिग्निफिकेंस बता रहा है कि अगर आप किसी चीज को एक्सपोनेंशियली ग्रो करोगे तो काफी जल्दी वो बढ़ता हुआ दिखता है। आप 2 के ही एक्सपोनेंट को ले लो तो 2 4 काफी धीरे बढ़ रहा है, 4 8 16, धीरे धीरे वो 32 64 128 256 512 1024
अब डबल होने का जो अमाउंट है वो कितना बढ़ गया है, 2048, 4096, इस तरह से वो बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि वो काफी ज्यादा हो जाएगा नंबर। ठीक है, लेकिन होता क्या है नेचर में, नेचर के रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, इसके साथ ही आपके सामने कॉम्पिटिटर्स भी हैं जो उस रिसोर्स के लिए ही फाइट कर रहे हैं। इसीलिए एक हैबिटेट का सर्टेन लिमिट होता है जहां तक वो पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती है, उसके बाद वो हैबिटेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है अगर हम लोग ओवर बर्डन डालें उसके ऊपर। तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, कंपटीशन होता है इनफ रिसोर्सेज सपोर्ट करने के लिए, एक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर तक होता है जिसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, वो हैबिटेट कितनी कैरी कर सकता है पॉपुलेशन, उसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इस कर्व को वर्ल्ड-हॉर्स-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। फाइन, तो देखो ये क्या है, आर तो है ही, एन भी है जैसा हमने पहले देखा था, लेकिन इसके साथ एक नया फैक्टर हो गया k माइनस एन बाई के, जहां पर k इज बेसिकली द कैरिंग कैपेसिटी, n उस पॉपुलेशन का नंबर है उस पॉइंट पर, k उसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है। तो वो पॉपुलेशन का नंबर उसके कैरिंग कैपेसिटी से कितना दूर है, बेसिकली ये मान लो एक लेट्स से एक हैबिटेट में 10 लोग सपोर्ट हो सकते हैं, अभी मान लो 5 लोग ऑलरेडी हैं, यानी हाफ ऑफ द रिसोर्सेज उसके फुल हो गए हैं। यही चीज है 10 माइनस 5 बाई 10, बेसिकली हाफ ऑफ द रिसोर्सेज। सिमिलरली मान लो उससे कितना दूर है, अगर यहाँ 4 होता तो 10 माइनस 4 बाई 10 होता, जो कि 0.6 है, क्योंकि 40% ऑफ द रिसोर्सेज यूज है, 60% ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो बेसिकली रिसोर्स और लॉजिस्टिक्स के लिमिट को शो करने के लिए ये कर्व बनता है, और इसका जो ग्रोथ कर्व होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये एक मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पर जाकर रुक जाता है। आप देखोगे कुछ पॉपुलेशंस में इसके बाद थोड़ी डेथ होती है और फिर ये स्टेबलाइज होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के पास हमेशा थोड़ी कैरिंग कैपेसिटी एक्स्ट्रा रखता है, ताकि अगर कोई सर्ज हो जाए पॉपुलेशन में अचानक किसी इमिग्रेशन वगैरह के कारण, तो वहां पर वो चीज सर्वाइव कर सके। फाइन, यही लॉजिस्टिक्स का ग्रोथ है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, तो देखो अब हम लोग देख लिए हैं कि हर रिसोर्स पर एक लिमिट है, तो अब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते नहीं जा सकता, क्योंकि हर पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी है। इसलिए एक नया स्ट्रैटेजी उसे सोचना होता है इस ट्रेड ऑफ को बैलेंस करने के लिए। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो काफी बड़े होते हैं, जैसे मान लो एक एलिफेंट है, खराब ड्राइंग है ये, मान लो एक एलिफेंट है, एलिफेंट इज केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स ऑफस्प्रिंग्स, और क्योंकि उसके ऑफस्प्रिंग को काफी ज्यादा फूड भी चाहिए ग्रो करने के लिए, तो एलिफेंट काफी कम रिप्रोड्यूस करता है, 1 या 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। वहीं रैबिट्स, जिसके पास इनफ ग्रास है खाने के लिए, वो काफी ज्यादा नंबर में अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। यही चीज बैक्टीरिया पर लेके चल जाओ तो ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया का डबलिंग टाइम 20 मिनट्स होता है, यानी हर 20 मिनट्स में उसकी पॉपुलेशन डबल हो जाती है। तो जितना छोटा ऑर्गेनिज्म और जितने कम उसके न्यूट्रिएंट्स के नीड है, उतना जल्दी वो जनरली देखा जाता है रिप्रोड्यूस करता है। ये उसकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। मजेदार बात यह है कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां पर बर्ड्स का मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी देखा गया है। तो एक बर्ड 6 एग्स ही क्यों ले करती है, वो 7 या 9 या 4 या 3 क्यों नहीं ले करती? तो लो नंबर का तो हम लोग समझ सकते हैं कि उसके फिटनेस कम हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं कर रही, लेकिन 6 ही क्यों, 7 या 8 क्यों नहीं? तो इसमें साइंटिस्ट ने क्या किया, उस बर्ड के बेसिकली नेस्ट के अंदर 7 एग्स प्लेस कर दिए, जो उसके अपने एग से काफी मिलते जुलते थे। वो सपोर्ट करने के चक्कर में कुछ बेबीज की डेथ हो गई, और लास्ट में देखा गया जो इफेक्टिव नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो एक्चुअली कम रह गया एज कंपेयर टू जब वो लोग 6 ऑफस्प्रिंग्स को रेज कर रहे थे। इसीलिए हमने देखा है ये चीज काफी ज्यादा अप्लाई होती है नेशंस में भी, जहां पर ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स, ताकि रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हो कि सारे लोग अच्छे से ग्रो कर पाए बिना कंपटीशन या स्टारवेशन जैसी कंडीशंस को इंड्यूस किए। फाइन, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, तो अगर किसी हैबिटेट में 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि होते ही हैं, कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं हो सकता जहां पर बस एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बस सरवाइव करता चला जाए हमेशा के लिए, उसको दूसरी चीजों से इंटरैक्ट करना जरूरी है। ह्यूमंस के केस में देख लो, हम लोग अगर वेजिटेरियन भी है तो भी हमें प्लांट्स की जरूरत है अपने फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, प्लांट्स को डिकम्पोजर्स की जरूरत है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करके मिनरल सॉइल में लौटाने के लिए। तो ये सारी तरह के इंटरैक्शन हमें देखने को मिलती है। अगर कोई इंटरैक्शन दोनों
स्पीसीज ए और स्पीसीज बी अगर दोनों इंटरैक्ट करिए, दोनों के लिए प्रॉफिटेबल हो, तो उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जो कि काफी सिंपल सी चीज है। म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे को मिल रहा है। अगर दोनों के लिए खराब हो तो उसे कंपटीशन कहते हैं। एक के लिए अच्छा और एक के लिए खराब, तो इसमें दो तरह के सिचुएशंस आते हैं, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म। प्रेडेशन इज बेसिकली व्हेन वन ईट्स द अदर, जैसे लायन खा गया अगर डियर को, या फिर इवन हर्बीवोर्स खा गए प्लांट्स को, तो वो प्रेडेशन एक तरह का कहलाएगा। पैरासिटिज्म क्या होता है, जैसे लीच मान लो आपके ऊपर लगकर आपका ब्लड सक कर रहा है, या फिर टेप वॉर्म जो इंटेस्टाइन्स में आ जाता है वो आपका ब्लड सेक कर रहा है, तो उसको पैरासिटिज्म कहते हैं, जहां पर होस्ट को नेगेटिव इफेक्ट फेस करना होता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव बेनिफिट्स उसके रीप करता है। अगर एक को प्रॉफिट हो दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसे कमेंसलिज्म कहते हैं, और एक को लॉस हो और दूसरे को कोई डिफरेंस ना आए तो उसे अमेंसलिज्म कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हम लोग अभी देखेंगे। प्रेडेशन, सबसे पहले तो प्रेडेशन क्या है, क्यों इवॉल्व किया? तो प्रेडेशन को आप एक तरह से नेचर्स वे ऑफ transferring energy from higher trophic levels that are to the higher trophic levels that are fixed by the plants. So आप समझ सकते हो कि प्लांट्स सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ये एक तरह से एनर्जी को फिक्स करता है बायोस्फीयर के अंदर। अब इस एनर्जी को हायर ट्रॉफिक लेवल्स, हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल्स, लेकिन आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ट्रॉफिक लेवल्स आर बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, वो ऊपर चढ़ते जाते हैं ट्रॉफिक लेवल्स पर। फाइन, तो ये प्लांट को मान लो एक हर्बीवोर खाया, तो वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर गया, वहां तक उसकी 10% एनर्जी पहुंची। हम लोग पढ़ेंगे 10% रूल के बारे में। 10% एनर्जी पहुंची, फिर उसकी 1% एनर्जी उसके ऊपर, मान लो उस हर्बीवोर को एक लायन खा गया या एक स्नेक खा गया, फिर उसके ऊपर एक वल्चर है जो उस स्नेक को खा गया या उस रैबिट को खा गया। तो उस तरह से एनर्जी ऊपर पहुंचाने का एक जरिया है बेसिकली प्रेडेशन। इसके साथ ही प्रे पॉपुलेशंस को कंट्रोल में रखता है। लेट्स से किसी फॉरेस्ट से हम लोग सारे लायंस को मार दें या सारे कार्निवोर्स को मार दें, तो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो सारे ट्रीज खा जाएंगे, सारे प्लांट्स खा जाएंगे, और धीरे धीरे करके वो पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। सिमिलरली हाँ, ये चीज आप लोग देखोगे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स में भी यूज होता है। प्रिकली पेयर करके एक प्लांट इंट्रोड्यूस हुआ था ऑस्ट्रेलिया में बाय मिस्टेक, जिसको हटाने के लिए फिर उसके नेचुरल प्रेइंग इंसेक्ट्स को लाया गया, जो फिर उसे खाकर थोड़े कंट्रोल में ला पाए। ठीक है, इसके साथ ही स्पीसीज डाइवर्सिटी भी मेंटेन होती है प्रेडेशन से। अगर आप सारे कार्निवोर, जैसा मैंने कहा, आप हटा दो, तो हो सकता है कोई गोट अगर जल्दी खा रही हो सारे ग्रासेस को, तो वो गोट ही अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेगा और बाकी ऑर्गेनिजम्स, लेट्स से एलिफेंट जिसके पास उतनी एनर्जी नहीं, मतलब उतनी स्पीड नहीं है उसे खाने की, वो मर सकता है। ऐसा चीज आपने देखा एक आइलैंड में, जहां पर पिसास्टर एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर था और स्टारफिश हटा दिया गया इंटरटाइडल एरिया से, और 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए बहुत ही जल्दी बिकॉज ऑफ इंटरस्पीसीज कॉम्पिटिशन। फाइन, प्रेडेटर अगर काफी एफिशिएंट हो जाए तो वो प्रे को खा जाएगा। लेट्स से हम लायंस काफी एफिशिएंट हो जाए, अगर एक फॉरेस्ट के अंदर डियर रन करना छोड़ दे, तो सारे लायन सारे डियर्स को खा जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे डियर की पॉपुलेशन इतनी कम हो जाएगी कि वो लायन सपोर्ट नहीं कर पाएगा और वो इकोसिस्टम भी कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए प्रे सब कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं प्रेडेशन से एस्केप करने के लिए, जिसमें कैमोफ्लाज हो सकता है। आप देख सकते हैं कुछ इंसेक्ट्स काफी बढ़िया तरह से प्लांट्स पर लगे होते हैं, वुड इंसेक्ट जैसा होता है या लीफ इंसेक्ट जैसा होता है, ग्रास हॉपर भी है, वो अगर किसी ग्रास पर बैठ जाए तो दिखता नहीं है जनरली, वो काफी अच्छे से छुप जाता है। ठीक है, कुछ एनिमल्स पॉइजनस हो जाते हैं, आपने देखा होगा स्टिंग्स बना लेती है हनी बीज वगैरह, या फिर कुछ इंसेक्ट्स काफी खराब स्मेल रिलीज कर देते हैं, तो ये सारी चीजें। इसके साथ ही प्लांट्स, क्योंकि वो भाग नहीं सकते एनिमल्स की तरह, तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स डेवलप करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो हो सकते हैं आपके ब्रेन को फ्रीज कर दे, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दे, या फिर आपके पेट में इनडाइजेशन कर दे, लिग्निन वगैरह अगर डिपॉजिट हो जाता है तो। इसके साथ ही वो लोग थॉर्न्स डेवलप कर लेते हैं ताकि कोई उन्हें खा ना पाए। आपने देखा होगा फ्लावरी रोज वगैरह में जैसे थॉर्न्स हो जाते हैं ताकि उसे कोई मतलब तोड़ ना पाए या फिर खा ना जाए। तो ये सारी चीजें प्लांट्स भी अडॉप्ट करता है। नेक्स्ट है कंपटीशन। तो कंपटीशन जरूरी नहीं सेम रिसोर्स के लिए सेम स्पीसीज के अंदर हो, कंपटीशन डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है सेम रिसोर्सेज को लेकर, या इवन नो रिसोर्सेज को के कारण भी कंपटीशन आपको देखने में मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। ठीक है,
जैसा मैंने कहा, रिसोर्स की कंपटीशन जरूरी नहीं है। गैलापागोस आइलैंड में अबैंडन टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट हो गया था क्योंकि गोट्स वहां पर आ गए थे। मैं आपको जैसा पहले एग्जांपल दे रहा था उसी से कुछ सिमिलर मिलता जुलता है यहाँ पर। तो अगर हम लोग वहां गोट्स इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो सारे ग्रासेस खा जाएंगे, और क्योंकि टॉर्टोइस स्लो होता है जैसा हम लोग जानते हैं, तो टॉर्टोइस उस ग्रास को खा नहीं पाएगा और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी जो रिसोर्स है वो सेम ही टाइप की है। फाइन। Species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. इसमें एक काफी मजेदार एक्सपेरिमेंट था जिसमें स्कॉटलैंड के कोस्ट में कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बैरनाकल स्पीसीज इंटरटाइडल एरिया में स्मॉलर स्पीसीज को एक्सक्लूड कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग पूरी तरह से प्रेडेशन हटा देते हैं या कंपटीशन हटाने की कोशिश करते हैं तो वो स्मॉलर स्पीसीज भी एक्सपैंड कर जाता है। फाइन। गॉस की कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्चुअली काफी एक्सट्रीम है। ये कहता है कि अगर दो कंपीटिंग स्पीसीज हैं जो एक ही एरिया में रहती हैं तो जो लेस फिट स्पीसीज होगी वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगी पूरी तरह से, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। जनरली ये देखा जाता है कि दोनों को इवॉल्व कर जाते हैं, दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और वैसा कंपटीशन जनरली कम हो जाता है उस केस में। इसका एक मजेदार एग्जांपल है रिसोर्स पार्टीशनिंग। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है मैकार्थर जिसने फोरेजिंग पैटर्न्स देखा था। एक और एग्जांपल इसमें मजेदार है, डार्विन्स के जो फिंचेस थे जो अलग अलग फॉर्म ऑफ ईटिंग इवॉल्व कर लिए थे, कोई इंसेक्ट खाता था, कोई फ्रूट खाता था, कोई नेक्टर लेता था, तो वहां पर भी आप देख सकते हो रिसोर्स उन्होंने पार्टीशन कर लिए ताकि हर तरह की स्पीसीज वहां पर एग्जिस्ट कर सके बिना कंपटीशन के। तो जनरली जरूरी नहीं कंपटीशन दोनों स्पीसीज को एक्सटिंक्शन की ही तरफ लेकर जाए या एक स्पीसीज को एक्सटिंक्शन ही की तरफ लेकर जाए। हो सकता है वो अलग एरिया में ग्रो कर जाए या फिर कुछ अपने रिसोर्सेज को अलग कर ले ताकि वो सर्वाइव कर सके। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई इन्वेडिंग स्पीसीज काफी जल्दी स्प्रेड कर जाती है और वो मार देती है दूसरी स्पीसीज को। यहां पर आप सोच सकते हो जैसा ऊपर भी था वो गोट वाला एग्जाम्पल। गोट्स क्योंकि काफी जल्दी खा गए सारे ग्रासेस को तो टॉर्टोइस के पास ज्यादा टाइम नहीं था इवॉल्व करने का। जैसा हम लोग जानते हैं टॉर्टोइस ज्यादा दिनों तक जीते भी है, लेकिन ये चीजें जनरली आप बैक्टीरिया वगैरह में देखते हैं जहां पर कंपटीशन के बाद दोनों स्पीसीज अपना अपना काम करने लगते हैं और पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती हैं क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी इवॉल्व कर पाते हैं प्रॉपरली। फाइन। पैरासिटिज्म क्या है? गोस्ट पैरासिटिज्म वही है जैसा मैंने आपको कह रहा था कि टेप वॉर्म की तरह अगर कोई अंदर है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठकर वो सारे रिसोर्सेज सक कर रहा है बिना कुछ दिए हुए एक्सचेंज में, तो वो पैरासाइट कहलाएगा। ठीक है। मजेदार चीज ये है कि होस्ट और पैरासाइट भी को इवॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं। अगर होस्ट कुछ मैकेनिज्म डेवलप किया रिजेक्ट करने का पैरासाइट को, तो पैरासाइट कोशिश करता है उससे बचने के लिए कोई अपना मैकेनिज्म डेवलप करे। ये काफी मजेदार है। और मान लो पैरासाइट के पास इस तरह के सकलिंग्स थे, मतलब जहां से वो सक करता है ब्लड। होस्ट के पास इस तरह के होल्स थे बॉडी के अंदर कहीं भी। होस्ट क्या करेगा, इस शेप को मैच ना होने देने के लिए कुछ ट्रायंगुलर इस तरह का होल बना देगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि ये पैरासाइट भी इस तरह का सकलिंग डेवलप कर लेता है ताकि वो वहां पर फिट हो सके ढंग से। फिर होस्ट क्या करेगा, मान लो इसे सर्कुलर बना लिया, धीरे धीरे पैरासाइट भी इवॉल्व करे। तो इस तरह से इवोल्यूशन, ये बस मैं एक एग्जांपल दे रहा था, इस तरह से इवोल्यूशन ड्राइव होता है और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि पैरासाइट कभी कभी होस्ट स्पेसिफिक भी बन जाते हैं। वो मतलब किसी और होस्ट को अगर इन्वेड करने की कोशिश करें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इतने अडेप्टेड हो गए हैं पहले होस्ट को लेकर। फाइन। एक्टोपैरासाइट जो बाहर रहते हैं एक्सटर्नली फीड करते हैं, एंडोपैरासाइट जो अंदर रहते हैं अंदर से फीड करते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म बर्ड्स में देखी जाती है। ये एग्जांपल अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो वहां पर भी देखी होगी, जहां पर कोयल बर्ड क्या करी जिसे कुकू कहते हैं, वो जाकर क्रोज के नेस्ट में अपना एग दे देती है और क्रोज को लगता है कि वो उनके अपने ही एग्स हैं और वो उसे ढंग से पालते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये तो कुकू का एग था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि कुकू के एग्स इस तरह से इवॉल्व कर जाते हैं कि वो एक्चुअली क्रोज के एग्स की तरह ही दिखें, मतलब ज्यादा डिफरेंस ना हो ताकि पेरेंट्स पहचान ना पाए। यहां पर मैं आपको एवोल्यूशन का एक फील देने की कोशिश करता हूं। आपको याद है ना डार्विन की थ्योरी क्या होती है नेचुरल सिलेक्शन की? मान लो 2 टाइप्स ऑफ कुकू है, ठीक है, एक का एग कुछ ऐसा दिखता है और दूसरे का एग कुछ ऐसा दिखता है। फाइन। क्रो का एग जो है वो इस तरह का दिखता है, मान लो यहाँ 4 डॉट्स हैं,
अब ये भी अपना एग डालेगा, ये भी अपना एग डालेगा। क्रो देखेगा कि इस एग में कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं जो काफी डिफरेंट है उसके अपने एग से, इसीलिए वो इसको एलिमिनेट कर देगा। इस ऑर्गेनिज्म के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होंगे और इसीलिए धीरे धीरे करके ये पॉपुलेशन बंद होती जाएगी। जबकि ये क्योंकि कुछ सिमिलैरिटी रखता था तो हो सकता है 10 में से 5 एग्स बच जाएं और ये 5 एग्स आगे चलकर इतने तो रखें ही, मान लो एक और डॉट डेवलप कर ले, अब ये एग 10 में से 8 बच जाए, ये पॉपुलेशन बढ़ के अब इन डॉट्स के सही पोजीशंस पर ले आए। अब क्रो को लगेगा कि वो सेम ही एग्स हैं, तो इसके 10 on 10 जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बच जाए। ठीक है, हेंस आप देखिए कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन ड्राइव कर रहा है एक्चुअली इसे क्रो की एग की तरह दिखने के लिए। ठीक है, ये चीज हम लोग काफी जल्दी नहीं देखेंगे, ये ओवर हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस होता है कि वो मैच करने लगता है पूरी तरह से विजिबिलिटी में, ताकि आप डिफरेंस बता भी ना पाओ स्लोली। लेकिन भाई इवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस, पर इस तरह से वो ड्राइव होता है। फाइन, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी फील आई होगी। एवोल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं खुद भी एक्चुअली एवोल्यूशन पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये चीज मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, कमेंसलिज्म एक ऐसा है जहां पर वन स्पीसीज बेनिफिट करता है और दूसरा हार्म नहीं होता। इसका एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल है कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल। तो अब देखो, जब कैटल ग्रेज कर रही होती है तो वो ग्रास को डिस्टर्ब करती है अपने हूफ से, या फिर खाते हुए अगर ग्रास पिक कर रही है तो जो ग्रास में रहने वाले इंसेक्ट्स है वो उड़ने लगते हैं। कैटल एग्रेट क्या करता है, वो कैटल के साथ चलता है, बर्ड है एक तरह का, वो कैटल के साथ चलता है और उन सारे इंसेक्ट्स को खा लेता है। इस तरह से कैटल को तो कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इंसेक्ट्स तो उड़ ही रहे थे इन जनरल, लेकिन कैटल एग्रेट जो बर्ड है उसको फायदा हो गया कैटल के साथ रहने का, और ये एक कमेंसलिज्म का इंटरैक्शन हुआ। फाइन, म्यूचुअलिज्म एक एक्सट्रीम एंड है जहां पर दोनों को बेनिफिट होता है। यहाँ पर वास्प और फिग ट्री के बीच में आप रिलेशन देख सकते हो, जहां पर वास्प क्या करता है, फिग ट्री को पॉलिनेट करता है, जबकि फिग ट्री वास्प के एग्स को या ऑफस्प्रिंग्स को खाना देता है और एग्स हैच करने का एक जगह भी देता है। फाइन, यहाँ पर एक मजेदार चीज क्या है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि म्यूचुअलिज्म बना रहे। कई बार म्यूचुअलिज्म में एक पार्टनर चीटिंग करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हो सकता है वास्प क्या करे कि पॉलिनेट करे बिना ज्यादा एग्स देने की कोशिश करे, या फिर हाँ, तो ज्यादा एग्स देगा तो क्या होगा, वो फ्रूट्स को पूरा ही खा जाएंगे और वो सीड डेवलप नहीं कर पाएगा, जिसके कारण फिग ट्री रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। फिग ट्रीज क्या करते हैं, कभी कभी वो लोग वास्प को नेक्टर नहीं देंगे, वो क्या कहते हैं कि एक वास्प, फीमेल वास्प के शेप का, या फिर हाँ, फीमेल वास्प के शेप का फ्लावर डेवलप कर लेते हैं। वास्प को लगता है कि ये फीमेल वास्प है और वो कॉपुलेट करना चाहता है, यहीं पर फ्लावर अपने पॉलन ग्रेन्स अटैच कर देता है। फिर ये दूसरे फ्लावर पे गया, वो सोच के कि ये एक वास्प पे शायद वहां कॉपुलेट करेगा, और यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स चले जाते हैं दूसरे फ्लावर के साथ। इस तरह से फिग ट्री भी चीटिंग कर सकता है। ये देखो कितना एक्सट्रीम एग्जाम्पल है इवोल्यूशन का। बहुत समय पहले फिग ट्री के फ्लावर भी नॉर्मल, जैसा हम लोग ड्रॉइंग करते हैं वैसे दिखते होंगे। एक दिन एक फ्लावर ने हल्का वास्प का शेप लिया, लेट्स से ये तो था ही, लेकिन ये थोड़ा फ्लैट हो गया। वास्प को लगा अच्छा ये तो उसके पार्टनर की तरह दिखता है। ठीक है, तो हो सकता है 10 में से 3 वास्प आकर कॉपुलेट करने की कोशिश किए हो, ये फ्लावर्स रिप्रोड्यूस हो गए। इनमें हो सकता है 10 में से बस एक ही फ्लावर कर पाया हो, तो ये फ्लावर रिप्रोड्यूस नहीं हुआ या इसके ऑफस्प्रिंग ज्यादा नहीं आए। ठीक है, इसकी अगली जनरेशन में ये थोड़ा थोड़ा और वास्प की तरह, मान लो ये बस एक बार ऐसे होता हो और इस तरह से दिखता हो। इस बार 10 में से 5 वास्प आके कॉपुलेट कर रहे हैं, इसीलिए, और इस वाले में मान लो 10 में से 3 ही करते, इसीलिए ये सेलेक्ट होगा और इसके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। नेक्स्ट में क्या हो सकता है, ये एक तरह का विंग डेवलप कर रहे, सिंगल विंग। अब 10 में से 7 वास्प आकर कॉपुलेट कर रहे हैं, इसमें 10 में से 5 कर रहे थे, इसीलिए ये आगे बढ़ेगा। अब इसने 2 विंग्स डेवलप कर लिए, अब 10 में से 9 वास्प आकर कर रहे हैं कॉपुलेट, इसमें 10 में से 7 कर रहे थे, इसीलिए ये आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट में हो सकता है ये कुछ और स्ट्रक्चर्स, एक स्टिंग बना ले पीछे, या इस तरह का एंटीना बना ले, मतलब जो भी परफेक्ट शेप इस तरह से होता है। तो देखो नेचर का आर्टवर्क कितना स्ट्रांग है कि वो इस तरह से एवोल्यूशन करवा रहा है कि एक दूसरे स्पीसीज से रिजेंबल करता हुआ आपका फ्लावर बन गया, और ये बस नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस काम में ला रहा है। तो ये काफी अमेजिंग है। ठीक है, इसे सेक्सुअल डिसीट कहते हैं। फाइन, हाँ,
मैं मतलब बेसिकली ये वाला एग्जांपल दे रहा था, ऊपर जो टेक्स्ट था वो बेसिकली वही था कि कुछ वास्प और फिग इस तरह से इवॉल्व की हैं कि एक स्पेसिफिक फिग के स्पीसीज को एक स्पेसिफिक वास्प का स्पीसीज ही बस पॉलिनेट कर सकता है। तो ये एकदम एक्सट्रीम तरह का म्यूचुअलिज्म हुआ। इसके साथ ये चैप्टर खत्म। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी एवोल्यूशन की फील आई होगी। एवोल्यूशन को हमेशा इस तरह के एग्जाम्पल से सोचो कि अच्छा चलो हम लोग एकदम स्टार्ट के एग्जाम्पल पर आते हैं, जैसे हमने चैप्टर शुरू किया था। ये जाते जाते मैं करवाना चाहता था, एक कुकू बर्ड की उतनी अच्छी आवाज कैसे बनी सिंग करने की। फिर से बर्ड का मैंने ड्राइंग काफी खराब बनाया है, लेकिन कॉन्सेप्ट मजेदार है। बहुत समय पहले लेट्स से किसी भी मेल कुकू बर्ड के पास कोई वॉइस नहीं थी। तो ठीक है, एक दिन क्या हुआ, एक मेल कुकू बर्ड एक नोट प्रोड्यूस करना शुरू की। नोट इज बेसिकली स्मॉल म्यूजिकल साउंड। अब देखो ये कुकू बर्ड को मान लो 10 में से 3 टाइम्स कॉपुलेशन हो रहा था। इस कुकू बर्ड का 10 में से 5 टाइम्स कॉपुलेशन होने लगा, तो इसके ऑफस्प्रिंग्स जल्दी प्रोड्यूस हुए। इसके एक ऑफस्प्रिंग ने 2 नोट्स निकालने शुरू किए। अब यहां 10 में से 5 हो रहा था, मान लो यहां 10 में से 7 कॉपुलेट होना शुरू हुआ। ये 2 नोट वाला ट्रेट पास ऑन हो गया। इसके ऑफस्प्रिंग ने 3 नोट्स निकालने शुरू किए जो 10 में से 9 बार कॉपुलेट कर पा रही, ये 10 में से 7 कर पाते हैं, इसलिए ये सेलेक्ट हुआ। ऐसे करते करते एक पूरी सॉन्ग उन्होंने डेवलप कर ली। अब ठीक है, मजेदार चीज क्या है, ये अगर 4 पे पहुंचा तो ऐसा नहीं है कि ये वाले ऑफस्प्रिंग्स बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। हो सकता है इनमें से कोई एक 2 नोट्स प्लस अ हाफ नोट डेवलप करे जो और ब्यूटीफुल साउंड करता है। अब देखो ये 10 में से 9 तो कर रहा था, ये हो सकता है 10 में से 8 करे। ठीक है, तो मतलब कंपटीशन अभी भी है। ये हो सकता है 2 नोट्स नॉर्मल और एक ब्यूटीफुल नोट करे। अब ये 10 में से 9 बार कॉपुलेट कर पा रहा है। अब ये दोनों की फिटनेस बराबर हो गई है, रिप्रोड्यूस करने के चांसेस बराबर हो गए हैं। अब देखो ये एक ऐसा ऑफस्प्रिंग बना दे जो 3 ब्यूटीफुल नोट्स प्रोड्यूस करे और एक नॉर्मल नोट। इसके अब 10 में से 10 बार चांसेस हो जाएंगे कॉपुलेट करने के, और क्योंकि ये दोनों सेम पॉपुलेशन में रहते हैं तो इसके जो कि 4 नॉर्मल नोट्स ही बस प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके चांस कम हो गए। इसीलिए आप देखोगे कि धीरे धीरे एक ब्यूटीफुल साउंड डेवलप होते जाएगा, इस तरह से इवॉल्व होते जाएगा। ये बस मैं आपको एवोल्यूशन का एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहा था। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं आप अलग अलग चीजों को जब देखो तो उसके वाई वाले पार्ट पर अपने आप को बिठा कर देखने की कोशिश करो। कोई भी चीज क्यों ऐसी हो रही है, एक एंट कॉलोनी में क्यों रहता है। हो सकता है सिंगल रहने पर उसे प्रेडेशन से खतरा हो, सिंगल रहने पर उसे फूड ना मिल रहा हो, इसीलिए एक एंट दूसरे एंट के साथ रहना शुरू हुआ। ये दोनों एंट्स के रिप्रोड्यूस करने के चांस 7/10 हो गए, उसके 5/10 थे। फिर 3 एंट्स जब आए तो उसके 8/10 हो गए, उसके 5/10 ही रह गए, इसके 7/10 ही रह गए। 8/10 वाले 4 एंट्स आ गए एक साथ, तो अब उसके चांस 9/10 हो गए। ऐसे करते करते एक एंट का कॉलोनी बन गया जिसे हम लोग आज देख पा रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है एवोल्यूशन। मुझे उम्मीद है आप उसे और डेप्थ में पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।